हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल फंडामेंटल ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक कंसेप्ट बूस्टर सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और कंसेप्ट लेकर के आए हैं, जिस कंसेप्चुअल पार्ट पर काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट ये कंसेप्ट आज वाला कुछ स्टैंडर्ड केसेस पर बेस्ड है, जो कि है बेंडिंग मूवमेंट और shear फोर्स का पार्ट। नॉर्मल पॉइंट लोड यूडीएल या यूवीएल के क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बट जहां पर कपल के केस आ जाते हैं या प्योर बेंडिंग नाम की एक चीज बोल देता है एग्जामिनर, वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन्हीं दो टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और अपनी वीडियो को आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमें पता होना चाहिए, जो कि हमने क्लासेस में पढ़ा भी था, कि अगर पॉइंट लोड होता है तो शीयर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगुलर बनता है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्रायंगुलर बनता है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है तो शीयर फोर्स डायग्राम ट्रायंगुलर बनता है और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पैराबोला। अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है तो शीयर फोर्स डायग्राम बनता है पैराबोला और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनता है क्यूबिक पैराबोला। ये सब हमने देख रखा था, बट हमने इस टेबल के अंदर कभी भी कपल केस से रिलेटेड कोई भी रिलेशनशिप नहीं देखा। आज हम बात कर रहे हैं कपल और प्योर बेंडिंग। और प्योर बेंडिंग का डायरेक्टली मतलब होता क्या है वो समझो। जब भी बात करी जाए प्योर बेंडिंग, तो इसका मतलब जो शीयर फोर्स है वो जीरो है। हमेशा एक चीज को ध्यान रख लेना, जिस पॉइंट पर शीयर जीरो हो रहा है और बेंडिंग आ रही है, तो उस पॉइंट को या उस स्पैन को प्योर बेंडिंग स्पैन बोला जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने पहले केस से। इंपॉर्टेंट केस है और सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे इसके अंदर से, जितने भी कपल से रिलेटेड होते हैं जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला केस है हमारा, अ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू अ कपल एनीवेयर इन द बीम। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर कपल लग रहा है, जिसका की मैग्नीट्यूड m है, और हमने वो प्लेस कर रखा है l/3 और 2l/3 के डिस्टेंस पर, दोनों सपोर्ट से। ये l/4 और 3l/4 भी हो सकता है, l/2 और l/2 भी हो सकता है। ठीक है, अब इस कपल की वजह से कोई ना कोई रिएक्शन डेवलप होगा। ए पर मैंने रिएक्शन नाम दिया आर ए, और बी पर मैंने नाम दिया आर बी। कंसेप्चुअल पार्ट समझना, स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा जो एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले तो मुझे एक चीज पता है कि आर ए प्लस आर बी की वैल्यू जीरो है, क्योंकि ऊपर से कोई लोड लग ही नहीं रहा। अगला पॉइंट, कि मैं बोलता हूं समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इज इक्वल टू मैं जीरो करता हूं, तो आर ए मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस एम। और एम की किसी से मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी, क्योंकि एम अपने आप में ही एक कपल है, इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि कोई लोड तो और लग ही नहीं रहा। तो यहां से आर ए की वैल्यू मुझे मिली कितनी, माइनस m/l, और आर बी की वैल्यू मुझे मिली जो कि आ जाएगी m/l। क्लियर है पार्टी वाला? अब इस चीज को ध्यान से समझना। ऑब्जेक्टिव में एग्जामिनर क्या बोलेगा, वो कपल को l/2 l/2 पर लगा देगा, वो l/5 और 4l/5 पर लगा देगा, मतलब कोई भी डिस्टेंस पर कपल लगा दे। क्या वो डिस्टेंस मैटर करेगा? क्या रिएक्शन पर उस चीज का कोई भी इफेक्ट पड़ेगा कि वो कपल लग कहां पर रहा है? नहीं, रिएक्शन हमेशा ही m/l रहेगी, ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, irrespective ऑफ, irrespective ऑफ
प्लेसमेंट ऑफ कपल। कपल कहीं पर भी लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन तो M/L ही रहेगी हमेशा। पर अगर वो क्लॉकवाइज कपल लग रहा है तो जो लेफ्ट सपोर्ट पर रिएक्शन होगी वो -M/L होगी, मतलब डाउनवर्ड। और राइट सपोर्ट पर अपवर्ड होगी M/L, जो कि होगी पॉजिटिव। हमारी भी वही रिएक्शन आई है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये पूछा जाता है कि अगर मैं कपल को किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखूं तो जो रिएक्शन है या सपोर्ट रिएक्शन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कितनी दूरी पर रखा गया है। चलिए अब बनाते हैं इसका शियर फोर्स डायग्राम। अब जब शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो RA पर डाउनवर्ड रिएक्शन आई है कितनी, M/L। A से C के बीच में कोई भी लोड नहीं लग रहा और C से B के बीच में भी कोई लोड नहीं लग रहा, इसलिए शियर फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। B पॉइंट पे M/L रिएक्शन लग रही है, कहां पर, अपवर्ड डायरेक्शन पे। ठीक है, मैंने इनके नाम दे दिए A, C एंड B, और डिस्टेंस है L/3 और डिस्टेंस है 2L/3। ठीक है, हमने कुछ लेक्चर शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट के अपने यूट्यूब चैनल पर दे रखे हैं। आप अगर आपको डिटेल में चीजें पढ़नी है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं एक शॉर्ट में चीज बताता हूं आपको कि बेसिक फंडामेंटल है कि शियर फोर्स डायग्राम का जो एरिया होगा वही होगा बेंडिंग मूवमेंट। तो मैं क्या करता हूं, शियर फोर्स डायग्राम का एरिया निकालता हूं। ए से सी के बीच का एरिया होगा क्या, M/L की मल्टीप्लीकेशन अगर मैं L/3 से कर दूं तो ए से सी के बीच का एरिया आ जाएगा, वो आ जाएगा M/3। अगर शियर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगुलर है तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ट्रायंगुलर बनता है, और ये आया M/3। कैसा, नेगेटिव का। अब यहां पर एक क्लॉकवाइज कपल लग रहा है। अगर क्लॉकवाइज कपल किसी भी बीम में लगता है तो उसकी वजह से बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में सडन जंप होता है। तो सडन जंप कितना करेंगे, M वाला सडन जंप कर देंगे, मतलब -M/3 में अगर मैं क्लॉकवाइज M जोड़ दूं तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 2M/3। ठीक है, अब आगे चलते हैं। C से B के बीच का एरिया 2L/3 इंटू M/L, 2M/3। अब 2M/3 कैसा है, वो नेगेटिव है, C से B के बीच का पोर्शन, तो 2M/3 नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 पर और ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। तो कुछ पॉइंट कंक्लूजन पॉइंट बने हमारे इसके अंदर। सबसे पहला कि शियर फोर्स डायग्राम इज ऑलवेज रेक्टेंगुलर, ऑलवेज रेक्टेंगल। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सपोर्ट रिएक्शन इज ऑलवेज M/L। अब 2M होगा तो 2M/L हो जाएगा, और लेंथ ज्यादा होगी तो लेंथ के रिस्पेक्ट में वो चीज चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर lies at लोकेशन ऑफ कपल। जहां पर कपल लग रहा है वहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर ऑब्जेक्टिव आता है कि ये जो मैक्सिमम मूवमेंट है बीम पर, M का कपल लग रहा था और M को मैंने 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2/3 है क्या, ध्यान से समझो। ये जो C से B का लेंथ का फ्रैक्शन है ना, अगर टोटल लेंथ L है तो ये लेंथ 2L/3 है, मतलब ये 2/3 फ्रैक्शन है। और A से C का जो फ्रैक्शन है 1/3 है।
तो जो फ्रैक्शन बड़ा हो ना लेंथ का, फ्रैक्शन मतलब उतनी लेंथ डिवाइड बाय टोटल लेंथ, जिसका ज्यादा आएगा लेफ्ट साइड या राइट साइड, उसे m से मल्टीप्लाई कर देना, वही मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो फाइनल पॉइंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? अप्लाइड कपल, अप्लाइड कपल को मल्टीप्लाई कर दो मैक्सिमम फ्रैक्शन डिस्टेंस से, मैक्सिमम फ्रैक्शनल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये चारों के चारों ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पांचवा है कि सपोर्ट रिएक्शन पर कपल की लोकेशन का फर्क नहीं पड़ता। ये 5 ऑब्जेक्टिव है जो यहां से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव हमने ऊपर डिस्कस कर लिए कि ये डायग्राम बेसिस पर पूछे जा सकते थे, जब पॉइंट लोड होगा, यूडीएल होगा, यूवीएल होगा। अब हमने कपल का केस भी देख लिया, अगला केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में कह रहा है अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट कपल। अब इक्वल एंड अपोजिट कपल लग रहा है, तो आर ए प्लस आरबी की वैल्यू कितनी होगी? 0। अगर मैं समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इज इक्वल टू 0 करूं और टोटल लेंथ एल है, तो आर ए मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस एक क्लॉकवाइज कपल लग रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज कपल लग रहा है, तो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो यहां से आर ए की वैल्यू आई 0 और आर बी की वैल्यू भी आई 0। रिएक्शन हमेशा 0 रहेंगी। अब रिएक्शन हमेशा 0 रहेंगी तो कोई शियर फोर्स बनेगा ही नहीं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि शियर फोर्स या शियर फोर्स नहीं, शियर फोर्स डायग्राम लिख लो। शियर फोर्स डायग्राम इज ऑलवेज 0। शियर फोर्स डायग्राम 0 होता है, वो 0 लाइन पर ही प्लॉट करा जाता है, हर पॉइंट पर शियर फोर्स 0 रहेगा। अब बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए ए पॉइंट पर एक कपल लग रहा है एम का, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैंने लगा दिया एम का कपल। अब ए से बी के बीच में या कोई भी शियर फोर्स डायग्राम बना हुआ है क्या? नहीं बना हुआ। अगर नहीं बना हुआ तो मैं एरिया भी नहीं निकाल सकता, मतलब कोई फोर्स ही नहीं है तो कोई मूवमेंट भी नहीं आएगा, तो वो एज इट इज कांस्टेंट रह जाएगा एम। अब बी पॉइंट पर एक क्लॉकवाइज कपल लग रहा है, क्लॉकवाइज कपल रहेगा तो ऊपर चली जाएंगी चीजें, तो ये वैल्यू बना नेगेटिव। तो अगर किसी स्पैन पर शियर फोर्स 0 है, तो उस स्पैन पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज ऑलवेज रेक्टेंगुलर, ऑलवेज रेक्टेंगुलर। 2 पॉइंट समझ में आए? अगला पॉइंट, जो स्पैन ए बी है, स्पैन ए बी इज इन प्योर बेंडिंग स्टेट, प्योर बेंडिंग स्टेट, प्योर बेंडिंग स्टेट के अंदर है ये, क्योंकि इस स्पैन पर शियर फोर्स 0 है और सिर्फ बेंडिंग ही हो रही है। समझ में आया ये वाला पार्ट? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 3 ऑब्जेक्टिव यहां से पूछे जाते हैं, और अगर ऐसा होगा तो सपोर्ट रिएक्शंस आर ऑलवेज 0। ये 4 ऑब्जेक्टिव यहां से पूछे जाते हैं। अब इसमें से कोई भी आपसे एक पूछ लेगा, सर क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा अ बीम इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट कपल एट देयर एंड्स, उसका पार्ट होगा ये। अ बीम इज सब्जेक्टेड टू अ कपल एनीवेयर इन द बीम, उसका पार्ट होगा जो हमने पहला केस पढ़ा।
क्लियर है पार्टी वाला? अब इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये लो भैया ध्यान से समझना, एक ही लाइन में आंसर आएगा। ठीक है, a beam is supported, AB is subjected to a couple of 100 kilonewton meter, 100 kilonewton मीटर का एक कपल लग रहा है फ्रॉम लेफ्ट, कितनी दूरी पर, 2 मीटर के डिस्टेंस पर। तो ये 2 मीटर दे दिया और ये 3 मीटर दे दिया और टोटल डिस्टेंस 5 मीटर है। क्लियर है पार्टी वाला? अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना भैया, पूछा क्या गया है, पूछा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब सबसे पहले तो अगर मुझे सपोर्ट रिएक्शन निकालनी हो तो वो कैसे निकाल लूंगा, क्या होती है सपोर्ट रिएक्शन, क्लॉकवाइज कपल लग रहा है तो लेफ्ट वाला डाउनवर्ड और राइट वाला अपवर्ड, और वैल्यू कितनी, m बाय एल। m कितना है 100, l कितना है 5, तो 100/5 ये हो गया 20, 100/5, और यहां पर भी हो गई वैल्यू 20। डायरेक्ट रिएक्शन निकालनी समझे, m बाय एल कर देना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अगर मल्टीपल कपल भी लगे रहे होंगे ना तब भी m बाय एल ही हो जाएगा। अगर 50 किलो का और कोई कपल लग रहा हो, मान लो 50 का ऐसे और कोई कपल लग रहा हो, तो प्लस 50/5 और ऐड कर देंगे इसके अंदर। चलिए अब मुझसे पूछा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैंने बताया था कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक्चुअली में होता क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है जो आपका टोटल मूवमेंट है m, इसे मल्टीप्लाई कर दो, इसे हमने थ्योरेटिकल कैसे लिखा था, अप्लाइड कपल, अप्लाइड कपल मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शनल डिस्टेंस। अब एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है, उधर हम सिंपल क्या करेंगे, 100 का कपल लग रहा है भैया, ठीक है सर। अब सर फ्रैक्शनल डिस्टेंस क्या होता है, भाई फ्रैक्शनल डिस्टेंस होता है, अगर टोटल डिस्टेंस 5 मीटर है तो ए से सी का जो फ्रैक्शनल डिस्टेंस है वो 2/5 है, और सी से बी का जो फ्रैक्शनल डिस्टेंस है वो 3/5 है। समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/5 से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। क्लियर है? तो यहां से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी आ जाएगी, 60 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस चीज को, इधर मैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूं आपको। अगर एग्जामिनर ऐसा ना बोल के ऐसा बोलता कि मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट बता दो और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट बता दो, तो वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बता दो। ध्यान से समझना, हमने मैक्सिमम, ये बताओ पॉजिटिव रिएक्शन कौन सी थी, राइट वाली, तो राइट के कॉरस्पॉन्डिंग जो मूवमेंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा हमेशा, जो कि हमने 60 निकाला है। राइट के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा डिस्टेंस है, 3/5, तो ये हमने 60 निकाल ही लिया। लेफ्ट पे रिएक्शन जो थी वो नेगेटिव थी, तो इस पे अगर कैलकुलेट करूंगा तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, तो ये आ जाएगा 40। तो मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट आया 40 और मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट आया 60। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के अंदर बोलेगा मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट बता दो या मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट बता दो। ठीक है, सिर्फ इसी इसी क्वेश्चन पर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो गए। एक तो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव के मैक्सिमम बोल देगा, या मैक्सिमम पॉजिटिव बोल सकता है, मैक्सिमम नेगेटिव बोल सकता है। पॉजिटिव रिएक्शन के साथ वाले डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव मूवमेंट आ जाएगा, और नेगेटिव रिएक्शन वाले डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव मूवमेंट आ जाएगा। क्लियर है पार्टी वाला? चलिए अगले केस पर चलते हैं। नेक्स्ट है प्योर बेंडिंग केस, फटाफट देखेंगे। सिमेट्रिकल सेक्शन है ए बी सी डी, तो ए पर जो रिएक्शन होगी वो होगी डब्ल्यू, और बी पर भी जो रिएक्शन होगी वो डब्ल्यू। समझ में आया?
क्योंकि सिमेट्रिकल सेक्शन है। तो अगर मैं इसका शीयर फोर्स डायग्राम बनाऊं तो डब्ल्यू जाएगा नीचे, सी से ए के बीच में कोई भी लोड नहीं लग रहा, तो डब्ल्यू ही रह जाएगा। ए पे रिएक्शन पहुंची ऊपर, ए के बीच में कोई भी लोड नहीं लग रहा, ए और बी के बीच में। बी पर रिएक्शन है डब्ल्यू, बी से डी के बीच में कोई लोड नहीं है, और फाइनली डी पर नीचे आ जाती है वैल्यू डब्ल्यू से। तो सी से ए के बीच में नेगेटिव शियर फोर्स और बी से डी के बीच में पॉजिटिव शियर फोर्स। ए और बी के बीच में फोर्स कितना है सर? जीरो फोर्स है। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही बनता है कि शियर फोर्स बिटवीन पेन ए बी इज जीरो। आपको केस देगा और ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। अब इसका अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो ए से सी के बीच में ये एल बाय फोर लेंथ है, तो डब्ल्यू को एल बाय फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू बाय फोर। ए से बी के बीच में कोई लोड ही नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट रह जाएगा, तो डब्ल्यू एल बाय फोर। और फाइनली बी से डी के बीच में पॉजिटिव एरिया आएगा डब्ल्यू इंटू एल बाय फोर, ये जीरो। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बना नेगेटिव, बट ए से बी के बीच में बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट है, तो स्पैन ए बी इज इन प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग स्टेट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। फाइनल है ये। ए पॉइंट पे सिमेट्रिकल सेक्शन है, रिएक्शन डब्ल्यू, बी पॉइंट पे भी रिएक्शन डब्ल्यू। तो अगर इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाए तो डब्ल्यू ऊपर गया, ए से सी के बीच में कांस्टेंट, और फिर डब्ल्यू नीचे, सी से डी पर फिर कांस्टेंट, और डी पर फिर डब्ल्यू नीचे, डी से बी पर कांस्टेंट, और फिर डब्ल्यू ये ऊपर। तो ये तो पिछले जैसा ही केस बन गया। बस ये डायग्राम किस तरह का बनेगा, अब इसका डायग्राम बना के देखना। एल बाय थ्री, एल बाय थ्री डायग्राम बनाओगे तो ए से सी के बीच का एरिया आएगा डब्ल्यू एल बाय थ्री, सी से डी के बीच का एरिया कांस्टेंट, और फिर ये नीचे। डायग्राम से हमें मतलब नहीं था, हमारा पॉइंट सिर्फ इतना था कि स्पैन, जो स्पैन सी डी है ये प्योर बेंडिंग स्टेट में है, ठीक है। और स्पैन सी डी पर शियर फोर्स हमेशा जीरो होता है। तो ये चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्योर बेंडिंग केस पर पूछे जाते हैं। चार ऑब्जेक्टिव तो हो गई ये, तीन ऑब्जेक्टिव हमने इस न्यूमेरिकल पर करते 7, और 8 ऑब्जेक्टिव इनिशियल स्टार्टिंग दो केसेस पर थे, 15। और एक एक ऑब्जेक्टिव इनके डायग्राम पर पूछा जा सकता है कि कौन सा केस होता है जब यूडीएल लगता है, शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनता है, या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है। क्लियर है पार्टी वाला? तो ये ऑलमोस्ट 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो सिर्फ एक सिंपल केस पर पूछे जाते हैं, जिसमें सिर्फ कपल की बात करी गई है, ये प्योर बेंडिंग की। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी बूस्टर सीरीज की क्लास कंप्लीट होती है। आप सभी चैनल से जुड़े रहिए ताकि आने वाले समय में सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप सीख सकें। हमने बूस्टर सीरीज की वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, और पेड कोर्स के लिए सिविल फंडामेंटल ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों बूस्टर सीरीज की अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।